जय हिंद भाई। तो आज हम बात करेंगे CDS 1 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में। ये एग्ज़ाम आपका 13 अप्रैल 2025 को है। अभी ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो स्ट्रेटजी जो है वो 2 पार्ट में आएगी, क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो डायरेक्टली बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हो गई अपना कि हम पार्ट 1 में क्या क्या देखेंगे जो कि अभी है, और पार्ट 2 में क्या क्या देखेंगे जो कि बाद में अभी कुछ कल या परसों वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम देखेंगे IFA INA जो बंदे इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, और जो OTO को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। परमानेंट कमीशन वर्सेस शॉर्ट सर्विस कमीशन, PC वर्सेस SSC, ये है स्ट्रेटजी। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी को हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, और ये जो स्ट्रेटजी होगी उसको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पर हम जो है वो वेरीफाई करवाएंगे कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी जो है वो फुल प्रूफ है। और पार्ट 2 में क्या क्या देखेंगे कि UPSC कितना या कौन कौन से पेपर में जो क्वेश्चन हैं या पेपर पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पर रिपीट करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पेपर को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पेपर में, बुक्स एंड रिलेवेंट मटेरियल या स्टडी मटेरियल हम कहाँ से पढ़ें स्पेशली CDS के लिए, और हमें टाइम टेबल और मॉक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कब से मॉक शुरू करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये दूसरी वीडियो में देखेंगे। आइए बात करते हैं कि IMA AFA और INA जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए क्या होगा और OTA के लिए क्या है। तो जो IMA AFA और INA क्वालिफाई करते हैं उनको परमानेंट कमीशन मिलता है, मतलब उनकी जो सर्विस होती है अप टू सुपर एनिमेशन तक होती है। 60 साल की है जब तक उनकी नहीं हो जाती तब तक वो सर्विस करते हैं। कोई जल्दी कमीशन हो जाता है, कोई बाद में कमीशन लेता है। तो ऑलमोस्ट 30+ की ईयर की उनकी जो होती है वो सर्विस होती है। इस सर्विस परमानेंट कमीशन में आपको जॉब में स्टेबिलिटी, जॉब के साथ सिक्योरिटी, पेंशन और अदर बेनिफिट, अगर आप इसके थ्रू जो सेलेक्ट होते हो तो आपको ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हयाकी में अपना अच्छा खासा रैंक ऑक्यूपाई करें, अच्छी खासी पोजीशन, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, यहाँ तक कि ये जो ऑफिसर हैं IMA AFA INA वाले ये पहुँच जाते हैं। ठीक है, OTA की बात करें तो OTA जो होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। 10 साल का टेन्योर होता है जिसको एक्सटेंड करके 14 साल तक भी करवाया जा सकता है। फिर इसके बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन परमानेंट कमीशन में अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं कि वैकेंसी है या नहीं, और इसके बाद आप इंटरनल एग्जामिनेशन देते हो। प्लस इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है SR वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तब आपको परमानेंट कमीशन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि फोर्स चाहती है कि हमारा जो ट्रेंड बंदा है वो जाए ना। ठीक है, लेकिन अगर आपका SR ख़राब है या आपका जो भी सर्विस रिकॉर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको परमानेंट कमीशन मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा 10+4 इस कैरियर में, इतना टेन्योर में आपको इतना ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस आर्मी प्रोवाइड कर देती है कि आप जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि हमें कोई ट्रेंड बंदा ऐसा मिले, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले आपको हायर किया जाएगा और वहाँ आप अपना एक्सपीरियंस अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद SSC ऑफिसर जो हैं वो आर्मी में रहते हुए भी सिविल सर्विसेज और अदर हायर स्टडीज़ की तैयारी कर सकते हैं, और आर्मी से निकलने के बाद भी इसको परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए आर्मी जो है उनको छूट देती है। आते हैं स्ट्रेटजी पर। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी। IMA AFA INA जो बंदे इसको टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए भाई। इंग्लिश का पेपर 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप अगर 100 क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, ये 95 से लेके अगर 100 क्वेश्चन भी करते हो, आपका स्कोर वेल एंड गुड है, आपके अटेम्प्ट वेल एंड गुड है, तो आप पेपर में इस टेक्निक से जाओ कि मुझे 25 क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं। मेरे लिए तो 95 क्वेश्चन आए हैं पेपर में। कौन कौन से? S1 S6 के कुछ ऐसे पैराग्राफ आ जाते हैं, कुछ क्लोज टेस्ट के 1-2 ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं समझ में आते, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, या इडियम एंड फ्रेजेस हर बार UPSC कुछ नए देता है तो उनको नहीं करना है, तो वो क्वेश्चन आप मान के चलो कि मुझे 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ने हैं। इसमें होता है 0.83 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 0.83 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपने 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो आपके आराम से 75 to 83 मार्क्स आएंगे, जो कि एक डिसेंट स्कोर है इंग्लिश के पेपर में CDS के। ठीक है, तो आप ये जो है स्टिकी नोट्स या अपने सामने कुछ भी चार्ट पेस्ट करके लिख लो कि भाई मुझे 95 से 100 के बीच में अटैम्प्ट करना है और मेरा स्कोर जो है 75 से 83 ही जाना चाहिए। ये आगे आने वाली दूसरी वीडियो में बताऊंगा मॉक में कैसे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। दूसरा हम बात करते हैं GS की। तो 2 तरीके की GS की स्ट्रेटजी होंगी। एक वो बंदे जिनकी GS थोड़ी वीक है, और एक वो जिनकी GS थोड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो SSC वाले कुछ बंदे होते हैं जो CDS का फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए अगर GS बिल्कुल वीक है तो आप केवल ऐसा करो कि एकेडमिक सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं और थोड़े जो करंट अफेयर्स देख लेना है। करंट अफेयर्स भी CDS में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट का ही आता है, SSC की तरह नहीं कि काफ़ी समय पहले का पूछा जाए। तो आप सिंपल सा अपने एकेडमिक सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स इसको मिला के 25 क्वेश्चन, 120 में 25 क्वेश्चन अगर आपने करे वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ, फिर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो आपके 20 नंबर आते हैं, और फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कि आपकी इंग्लिश की कॉपी और आपकी मैथ की कॉपी जो है वो चेक की जाए। इसमें आप GS में आप हो गए आराम से पास। ठीक है,
तो आपको यही टारगेट रखना है कि 25 क्वेश्चन बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ मैंने पूरे पेपर में छांटने हैं और उनको कर देना है। 20 नंबर मेरे आ गए, पेपर बंद करके रख देना है, 2 घंटे आराम से सो गए। एक कुछ ऐसे जिनको थोड़ी बहुत जीएस जिन्होंने कवर कर रखी है, वो अपना टारगेट लेके चले कि 40 क्वेश्चन करने हैं मुझे 35 से 40 के बीच में, तो आपका स्कोर 25 से 33 के बीच में आएगा 100 नंबर में। वो भी बहुत बढ़िया स्कोर है। अगर आप जीएस में 25 अटैम्प्ट करते हो तो केवल आप आईएमए और आईएनए क्वालिफाई करोगे। अगर आप जीएस में 40 के लगभग अटैम्प्ट करते हो, 35-40, तो आप एएफए भी क्वालिफाई कर लोगे इस स्ट्रेटजी के साथ साथ, ठीक है। 0.83 की इसमें भी स्कोरिंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मैथ्स में आ जाए तो मैथ्स का पेपर सीडीएस में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए 100 क्वेश्चन तो आए ही नहीं है, आपके लिए 70 क्वेश्चन आए हैं। जल्दी जल्दी 70 क्वेश्चन अपने जो आपको आ रहे हैं 65 से 70 क्वेश्चन वो आपने सेलेक्ट किए और फटाक से उनको अटेम्प्ट कर दिया 2 घंटे के भीतर भीतर। तो आपका जो है टारगेट स्कोर जो होगा 60 से 70 होगा। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस स्ट्रेटजी से जो आपका स्कोर आएगा 155 से 168 के बीच में आएगा ओवरऑल 300 में, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया डिसेंट स्कोर है, ठीक है। आपका आई में एएफए आईने आराम से क्वालिफाई होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं ओटीए वालों के लिए। तो ओटीए वाले स्पेशली वही होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है और जीएस थोड़ी सी ठीक होती है। तो जीएस में वो 60 या 60+ का टारगेट लेके चले आराम से, और उनका टारगेट स्कोर होना चाहिए 45 से 50 के बीच में, 45 अब भी होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में थोड़ा सा उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। वो 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो मान के चलें कि पेपर में उनके लिए 100 से 105 ही क्वेश्चन आए हुए हैं, वही उनको अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ करने हैं। तो उनका टारगेट स्कोर 80 से 87 के बीच में होगा 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ने के बाद। और यहाँ इनका टारगेट स्कोर होगा 45 से 49, ठीक है। तो उनका ओटी आराम से क्लियर होगा। फिर उनका ओवरऑल जो टारगेट स्कोर होगा 125 से 136 के बीच में, 200 में आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी मेरिट आउट नहीं होता है। इस गर्ल्स की जो ओटीए वुमेन है उनमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, पर बॉयज़ में उतना कंपटीशन नहीं होता। आई में एफ ए आईने में तो बिल्कुल ही मेरिट आउट वाला सीन नहीं होता, ओटीए में थोड़ा सा मेरिट आउट वाला सीन होता है, ठीक है। कुछ ऐसे बंदे जिनकी इंग्लिश वीक है, तो भाई अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर ही पूरा इंग्लिश का गेम है, ठीक है। किसी की मैथ अच्छी होती है, ठीक है, तो वो मैथ इंग्लिश के बेसिस पर, जैसे मेरा है तो मैं सीडीएस 7 बार क्लियर कर दिया है, 6 बार एसएसबी गया हूँ, ठीक है, 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट, 1 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ, ठीक है। जीएस थोड़ी सी वीक होती है तो अपना जीएस के लिए ये स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है। तो ये पेपर उन्हीं के लिए बना हुआ है जिनकी इंग्लिश और मैथ थोड़ी ठीक है, जीएस ठीक ठाक है। अगर जीएस बिल्कुल ही बेकार है तो दूसरी वाली जीएस की स्ट्रेटजी ठीक ठाक है या अबव एवरेज है, तो आप ओटीए के लिए ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं इस स्ट्रेटजी को हम मार्कशीट के थ्रू प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी 2 मार्कशीट, ठीक है। तो इंग्लिश में वही देखो, जैसे मैंने बताया, मैं 95 से 100 के बीच में हाई एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर देता था, मेरे स्कोर 75+ आराम से आ जाते थे। मैथ्स में वही अपना 30 से 35, या किसी पेपर में तो मैंने ऐसा किया है कि एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके मैंने पेपर बंद कर दिया है। मन करता है था अटैम्प्ट करने का, पर मैं अटैम्प्ट नहीं करता था, ठीक है। तो मेरा जीएस आराम से मैं क्वालिफाई कर लेता था, क्योंकि 20 नंबर 20% जो होता है ओवरऑल 100 का, मतलब 20 नंबर पासिंग आउट होता है। वो पास करने के बाद आपकी इंग्लिश और मैथ की कॉपी चेक हो जाती है, सिंपल। और मैथ्स में वही जैसे मैंने बताया, 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो 65 से 70 के बीच में, ये अटैम्प्ट करके ओवरऑल जो स्कोर आ जाता था वो 164, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया, सॉरी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। इसमें जो स्क्रीन आउट होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो 30 की रेंज में होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस आउट होता है उसके मार्क्स 90 की रेंज में होते हैं, और जो रिकमेंड हो जाता है 130+ उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये डमी स्कोर है, इस बेसिस पर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओटीए की स्ट्रेटजी की। ओटीए में वही आपको थोड़ा सा स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, आपको 100 से 105 की रेंज में जो है वो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। जीएस में 60+ जो अभी बताया मैंने उस रेंज में अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, और आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ओटीए भी क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, इस स्ट्रेटजी को वेरीफाई करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है ये हम देखते हैं। आईएमए के लिए 2021 जो कट ऑफ गई थी वो 130 गई थी, और ओटीए मेन के लिए 93। ओटीए मेन एंड वुमेन की हमेशा जो कट ऑफ है वो सेम ही जाती है, और एएफए के लिए 143 गई थी। ये अभी जो मार्कशीट दिखाई मैंने उसमें 2021 की फर्स्ट सीडीएस का है। तो आईएमए की 145, एएफए की 158, मेरे 164 थे, ठीक है। और ओटीए की 107 थी, और मेरे जो थे वो 102 थे, ठीक है। इसलिए मेरा ओटीए क्लियर नहीं हुआ। सेम टू सेम 2022 का फर्स्ट देख लेते हैं। तो आईएमए का 136, एएफए 147, और ओटीए मेन एंड वुमेन 100। सीडीएस फर्स्ट 2023, आईएमए 132, एएफए 142, और ओटीए मेन एंड वुमेन 101। सीडीएस सेकंड 2020, आईएमए 139, एएफए 152, ओटीए मेन एंड वुमेन 97, ठीक है। आप देख लो, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं, ठीक है। आईएमए 138 फॉर सीडीएस सेकंड 2021, AFA 148 and OTM men and women 102.
CDS सेकंड 2022 IMA 126, AFA 136, OTM and movement 98. CDS सेकंड 2023 IMA 127, AFA 136, OTM and movement 104. तो आई होप आपको लगा, समझ में आया होगा कि ये जो पेपर है ना वो SSC और UPSC इसका गेम अलग है। वो SSC और UPSC का गेम नहीं है, इसका थोड़ा गेम जो है वो अलग है। आपको इस स्ट्रेटजी के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है। ये स्ट्रेटजी पेस्ट कर लेनी है स्टिकी नोट के थ्रू, ये चार्ट बना के कि मुझे मॉक अटेम्प्ट करते समय इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आराम से आपका स्कोर आएगा, पेपर निकल जाएगा। ये कुछ मेरी फ़ोटोज़ हैं जो कॉन्फ्रेंस आउट की फ़ोटोज़ हैं, इसमें ये मैं हूँ और इसमें ये मैं हूँ, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास 5 फ़ोटो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और ठीक है, फिर पार्ट 2 में मिलते हैं। आपको वो बताऊँगा उसमें जो बाकी चीज़ें रह गई हैं। तब तक के लिए भाई जय हिंद, बाय बाय।